टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी का अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझे तो ऑर्गेनिज्मों को अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनिज्मों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ग्रुप करने के लिए उसके मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल और कई सारे पैरामीटर पे जो अभी बायोसिस्टमैटिक्स में हमने देखे, उन पे हम ऑर्गेनिज्मों को उसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नाम रखते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। टर्म टेक्सोनॉमी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, टेक्सोनॉमी वर्ड को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एपी कंडोले, वैज्ञानिक का नाम है। बेसिकली किताबों में कंडोले भी डी कंडोले भी नाम लिखा हुआ मिलता है। इनका नाम एपी कंडोले ने टेक्सोनॉमी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। हम आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बेसिकली 3 कंपोनेंट पे बात किया। किसने बात किया था 3 कंपोनेंट पे? आईसीबीएन ने 3 कंपोनेंट्स पे बात किए थे। किसने किए थे? आईसीबीएन ने। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम कभी कभी पूछता है। कौन कौन क्या क्या बातें थी? 3 कंपोनेंट क्या थे? आइडेंटिफिकेशन, टेक्सोनॉमी करने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने के लिए, अरेंज करने के लिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा उसको क्या करना होगा? क्लासिफिकेशन करना होगा, उनको कहाँ रखना है क्लासिफाई करना होगा। और तीसरा उसका नाम रखना होगा कि इसका नाम क्या होगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, कोलंबा लीबिया है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे हम लोग अगर फिश की बात करते हैं, जो फिशरी के स्टूडेंट 4 सेमेस्टर के होंगे वो पढ़ेंगे, जेनेंथोडॉन कैंसिला पढ़ेंगे, हेमीरैम्फस गोरखपुरेंसिस पढ़ेंगे। तो ये ग्रुपिंग जो है, कटला कटला पढ़ेंगे, लेबियोरहिता पढ़ेंगे। तो ये नाम जो दिया गया है उनके कुछ फीचर्स, कुछ लोकेलिटी, जैसे हेमीरैम्फस गोरखपुरेंसिस गोरखपुर से पाई जा रही हैं। तो इस तरीके से उनका नामनक्लेचर करने के लिए भी हम ये इसके अंतर्गत इसको रखेंगे, उनके नाम को रखने के लिए। एक नाम आता है जो टेक्सोनॉमी अगर आएगा तो इनके बिना वो नाम अधूरा है, जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब ने क्या दिया था? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। द्विनाम पद्धति जिसको हिंदी में कहते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने कहा था कि किसी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम रखना है तो उसमें हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उसमें उनके स्पीसीज और जीनस और स्पीसीज दोनों नामों को इस्तेमाल करके कंप्लीट नाम रखा जाएगा। जैसे आम है तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा उसका जीनस हो गया और इंडिका उसका स्पीसीज हो गया। लेबियोरहिता, लेबियो उसका जीनस हो गया, स्पीसीज। कभी कभी कुछ देखेंगे जीनस स्पीसीज कॉमन हो जाते हैं, जैसे कटला कटला है, हिल्सा हिल्सा है, एक हिल्सा इलीसा भी होता है, ठीक है ना। मिस्टर सिंघाला, मिस्टर एओर, मिस्टर टेंगरा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो दो नाम जोड़ के, यानी जीनस और स्पीसीज जोड़ के उनके नाम को रखा गया है। हम अगला बात करते हैं कि टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी कितने प्रकार की होती है? तो हमने देखा कि देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को कई तरह की टेक्सोनॉमी होती है, और टेक्सोनॉमी, ये जो कई तरह की टेक्सोनॉमी बांटी गई है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो उनके अलग अलग फीचरों पे किया गया है। जैसे एक होते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहेंगे, इनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आप जानेंगे। क्लासिकल टेक्सोनॉमी होगा, दूसरा होगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होगा, साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी होगा, बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी होगा, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी होगा एंड इन्वायरमेंटल टेक्सोनॉमी होंगे। तो ये जो अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी के अंतर्गत रखा गया है इनको, ठीक है। इनको भी आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक था हमारे सिलेबस का, जिसमें हम लोगों ने कुछ हिस्टोरिकल रिज्यूम्स दिए थे ऑफ द सिस्टमैटिक्स ना, कि कुछ हिस्टोरिकल रिज्यूम का मतलब ये है कि कुछ पुरानी लोगों के द्वारा, जैसे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे एरिस्टोटल थे, कार्लस लीनियस थे, और क्या बोलते हैं, पाटनी थे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्मों को क्लासिफाई किया अपने लेवल पे, यानी अकॉर्डिंग टू उन लोगों के, मतलब उन साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि टेक्सोनॉमी को किस तरीके से अरेंज किया गया पहले के समय में। तो हिस्टोरिकल रिव्यू में हम देखते हैं, तो क्लासिकल पीरियड को जब हिस्टोरिकल रिव्यू देखा गया तो हमने देखा कि कई सारे पीरियड्स आए ना। बहुत पुराने समय में लोगों ने अपने आधार पे जो भी कहा, कोई आधार, साइंटिफिक आधार नहीं था, जो उन्होंने देखा उस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक था क्लासिकल पीरियड का, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर से, कार्लस लीनियस जो थे उनसे पहले का एरा,
क्लासिकल पीरियड जो था वो कैरोलस लीनियस जो थे उनके पहले का एरा, उनसे पहले किस तरीके से टैक्सोनॉमी की गई, उसके बाद लीनियस एरा था, उसके बाद अगला एरा था आपका इवोल्यूशनरी फेज कह सकते हैं या पोस्ट लीनियस एरा कहते हैं इसको। उसके बाद अगला होता है मॉडर्न सिंथेटिक फेज कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेम्पररी पीरियड था। तो ये 5 पीरियड आपको दिखाई दिए या 5 हिस्टोरिकल एराज में बांट दिए गए हमारे सिस्टमैटिक्स को, टैक्सोनॉमीज को या सिस्टमैटिक्स को, जिसमें हम पहला क्लासिकल पीरियड देखते हैं। क्लासिकल पीरियड देखिए, थोड़ा हम लोग जो चीजें सुनते हैं देखते हैं उनके बारे में आते हैं। क्लासिकल पीरियड क्या है? द सिस्टमैटिक ऑफ दिस एरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नॉट बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी, ये याद रखेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिकल पीरियड में कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं दिखाया जाता, जैसा दिखाई देता था उसको देख के हमने ये कह दिया कि ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे किसी में ब्लड दिखाई दे रहा है, आरबीसी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसको अलग ग्रुप में रख दिया जाए, और उसमें नहीं दिख रहे थे उसको अलग ग्रुप में रख दिया गया। ऐसा एरिस्टोटल साहब ने किया था। अब देखिए क्या है, 2 theories for this period are considered acceptable। बहुत सारी थ्योरी दी गई जिसमें 2 थ्योरी को एक्सेप्टेबल माना गया। एक थ्योरी आपकी थी इसको एरिस्टोटल साहब ने दिया, और दूसरी थ्योरी को थियोफेस्टस साहब ने दिया। मतलब 2 जने ने इनको एक्सप्लेन किया, एक एरिस्टोटल ने और एक थियोफेस्टस ने। अब हम देखते हैं एरिस्टोटल साहब ने कौन सी बातें कही थी। एरिस्टोटल साहब की अगर बातें सुनते हैं क्लासिकल पीरियड ऑफ या प्रीलिनियन एरा में, तो एरिस्टोटल साहब को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं एरिस्टोटल साहब को, ये बातें याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर छोटा सा आप देते हैं एलटी उल्टी ग्रेड का एग्जाम या पीजीटी यूजीटी में, कभी कभी ये चीजें आपसे पूछ देती हैं। बहुत बेसिक है लेकिन फायदे पूछ दें। ही वॉज डिवाइड एनिमल बेस्ड ऑन हैबिटेट इनटू, इन्होंने एरिस्टोटल साहब ने, इनको हम लोग हिंदी में कहीं कहीं पे अरस्तु भी पढ़ते हैं, तो इन्होंने एनिमलों को 3 भागों में बांट दिया था हैबिटेट के बेस पे, मतलब वास स्थान। हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं, उसके आधार पे एनिमलों को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक आपका एक्वेटिक था, एक आपका टेरेस्ट्रियल था, एक आपका एरियल था। एक्वेटिक पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक मतलब जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो भूमि पे रहते हैं, जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हो गए ना। और एरियल मतलब जो हवाओं में यानी पेड़ों पे जो उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है ना। फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। ही ऑल्सो ग्रुप्ड, इन्होंने, देखिए ये वाला क्वेश्चन इनका, ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें क्या है, ही also group the animal according to the presence of blood cell। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ब्लड सेल के प्रेजेंस के बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांट दिया। एक था आपका इनेमा और दूसरा था एनेमा। इनेमा का मतलब क्या है? इनेमा का मतलब है कि जिसमें ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल की बात हुई थी, जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट थे उसको इनेमा कहा, और जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट थे उसको एनेमा कहा। विदाउट ब्लड लिखा है लेकिन विदाउट रेड ब्लड, विदाउट ब्लड रहेगा, सॉरी विथ ब्लड रहेगा। अब इसमें वर्टिब्रेट को रख दिया गया और इसमें इनवर्टिब्रेट को रख दिया गया। हम आगे चलते हैं। एरिस्टोटल साहब की बात हो गई, अब हम थियोफेस्टस साहब की बात करते हैं। थियोफेस्टस जो थे वो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के ना, अरस्तु भी लिख दिया है, एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे थियोफेस्टस। ही क्लासिफाइड द प्लांट, इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया, ठीक है। इन्होंने पौधों को क्लासिफाई किया, जिन्होंने क्लासिफाई किसमें किया? हर्ब में किया, सर्ब में किया और ट्री में, ठीक है। थियोफेस्टस ने प्लांट को, थियोफेस्टस स्टूडेंट थे अरस्तु के, अरस्तु जूलॉजी के जनक और ये बॉटनी के जनक, ठीक है। इन्होंने हर्ब, श्रब्स और ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं फादर, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा गया। किसको? थियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। हम अगर आगे की बात करते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट,
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लीनियस एरा ना, कैरोलस लीनियस की बात करते हैं। जैसे प्री लीनियर एरा तो हमने पढ़ लिया, दो साइंटिस्ट थे, उनके हिस्टोरिकल रिज्यूम में देखा हमने कि एरिस्टोटल को देख लिया और थियोफेस्टस को देख लिया। दूसरे जन जो थे वो हम लीनियस एरा में आते हैं, तो इसका पूरा दारोमदार जो है वो पूरा क्रेडिट जाता है कैरोलस लीनियस साहब को। और ये कब, इनका कार्यकाल कब का रहा है, या ये जब काम किए वो 18वीं सेंचुरी में इन्होंने काम किया। ठीक है, आगे कैरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, इनको मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर कहा गया कैरोलस लीनियस साहब को। ठीक, अब आगे चलते हैं। इन्होंने कुछ बुक लिखे थे, जिनमें से कुछ हमने बुक के नाम यहाँ पे दिए हैं, और भी हैं लेकिन हमने कुछ दिया है। सिस्टेमा नेचुरी नाम है, फिलोसफी बॉटनिका नाम है, प्लेंटेरम जेनरा प्लेंटेरन नाम है, और स्पीसीज प्लेंटेरम। इसके अलावा भी और सारी बुक है, लेकिन हमने जो मुख्य बुक हैं जो हमारे लिए उपयोगी थी, जो रिपीटेड फॉर्म में दिए गए हैं, पूछे गए हैं, उनका नाम हमने बता दिया। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, जिसका इस्तेमाल आज भी हम लोग करते हैं। दूसरा, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इन्होंने ही दिया। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगर आप बात करते हैं व्हाट इज द हायरार्की, तो हायरार्की हम लोगों ने पढ़ा है कि हायरार्की क्या है। आप फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, जो क्रमबद्ध तरीके से जिन चीजों की हम बात करते हैं उनको हम हायरार्कियल सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम अपने घर की भी हायरार्कियल सिस्टम, हायरार्कीज बनाते हैं। जैसे हमारे दादा के मतलब दादा के पिता कौन थे, दादा के बेटे हमारे पिताजी के बच्चे हम लोग, हमारे बच्चे कितने हैं, तो ये जो बनाते हैं एक वंशानुक्रम, उनको भी हम हायरार्कियल सिस्टम के अंतर्गत रख सकते हैं या बोलते भी हैं। These era stabilize formal taxonomy but not based on evolution। ठीक है ना, इनका भी थ्योरी, ये फॉर्मल टेक्सोनॉमी दिए, नाम देने में इनका बड़ा रोल रहा है, लेकिन इन्होंने भी अपने थ्योरीज में इवोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, लीनियर क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, दो किंगडमों में क्लासीफाई दिया, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो लीनियस ने दिया था, जिसमें एनिमल किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक की बातें की गई हैं। अभी कभी कहीं भी आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी देखने के लिए मिलता है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए इनके पास जाते हैं। 3 किंगडम, 4 किंगडम, जैसे कोपलैंड है, हैकल हैं, RS विटेकर हैं, इन लोगों का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियस एरा में ही उन्होंने हायरार्कियल सिस्टम कैसे बनाया था। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हायरार्कियल सिस्टम गिवन बाय लीनियस ने हायरार्कियल सिस्टम दिया था। वो क्या था, सबसे बड़ा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे ऊपर किसको रखा जाता है, ये किंगडम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज्ड ब्रॉडर कैटेगरी लाइक डोमेन एबव द किंगडम। एक वर्ड आता है डोमेन, नाम सुनेंगे तो हमारे 3 डोमेन होते हैं टेक्सोनॉमिक। डोमेन मतलब टेक्सोनॉमी के आधार माने जाते हैं, वो किंगडम के भी ऊपर रखे जाते हैं डोमेन। तो 3 डोमेन होते हैं हमारे पास। ये डोमेन कितने होते हैं भाई, डोमेन होते हैं 3। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया डोमेन होता है, प्रोकैरिया डोमेन होता है, और एक होता है आपका यूकैरिया डोमेन होता है। तो डोमेन भी हमारे पास 3 होते हैं और किंगडम 5 हैं। तो किंगडम से भी ऊपर जो होते हैं वो डोमेन के रखे जाते हैं, डोमेन आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है आर्ची डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन और यूकैरिया डोमेन। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक, मिस्टेक क्या है, आर्ची डोमेन है, बैक्टीरिया डोमेन है और यूकैरिया डोमेन है। ठीक है, ये 3 डोमेन है
आर्ची डोमन, बैक्टीरिया डोमन, यूकैरिया। आर्ची में भी आर्ची बैक्टीरिया आते थे, ये बेसिकली कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे। तो ये कुछ डोमन, यहाँ पे डोमन बता दिया गया, और ये लिनियस के द्वारा दिए गए हायरार्किकल सिस्टम थे। हम आगे बात करते हैं इवोल्यूशनरी फेज, ये तीसरा फेज है, या इसी को कहते हैं पोस्ट लीनियर एरा ना, पोस्ट लीनियस एरा। लीनियस के बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उसको हम लोगों ने पोस्ट लीनियस एरा कहा गया, और इनको हम इवोल्यूशनरी फेज कहते हैं। अब इवोल्यूशनरी फेज का मतलब है कि ये ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें इवोल्यूशन की बात की गई, ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में देखा गया कि इनके पूर्वज किस तरीके के थे और ये आज ये किस तरीके की हैं। ठीक है, तो इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात की गई। लेकिन इससे पहले जो दो थे, प्री लीनियर एरा और लीनियस एरा, इन दोनों में इवोल्यूशन के बारे में बात नहीं किया गया। चलते हैं आगे। ये 19th सेंचुरी में यह इसके बारे में बात किया गया, इवोल्यूशनरी फेज के बारे में। यहाँ पे 3 मेजर थ्योरीज दी गई ना, इवोल्यूशनरी एरा में 3 मेजर थ्योरीज दी गई फॉर इवोल्यूशन, फॉर टेक्सोनॉमी के लिए। पहला लैमार्क के द्वारा, चार्ल्स डार्विन और अर्नेस्ट हैकल, ये 3 जन आए और 3 जने ने अपने अपने थॉट्स दिए टेक्सोनॉमी के बारे में। इनसे कुछ टेक्सोनॉमीज के थॉट्स लिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं हम। पहला हम बात करते हैं JBD लैमार्क। अब ये JBD लैमार्क, लैमार्क तो जानते ही हैं कि लैमार्किज्म, इनके इवोल्यूशन की थ्योरी दी गई। लैमार्क ने सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी और इवोल्यूशन के बारे में बात किया। कुछ बातें इनकी लोगों ने माना, कुछ लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं इसमें। अब देखिए JBD लैमार्क, जॉन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ठीक है ना, वाज पिवोटल फिगर ऑफ द टेक्सोनॉमी। इन्होंने टेक्सोनॉमी का सबसे पहला टेक्सोनॉमी के बारे में डिजाइन दिया, टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ बातें की। ही वाज known for the creating meaningful classification of invertebrate. He coined the term invertebrate. इन्होंने इन्वर्टिब्रेट को क्लासिफाई किया और टर्म इन्वर्टिब्रेट, उसके अलावा भी बहुत सारे नाम दिए, टर्म इन्वर्टिब्रेट इन्होंने ही दिया। आगे बात करते हैं, ही डिफाइंड द ग्रुप लाइक एक्रानिडा, क्रस्टेसिया और एनालिडा। एकार्निडा, क्रस्टेसिया और एनालिडा, क्रस्टेशियन और एनालिडा के बारे में बात कर दिया। तो यहाँ इसमें स्पाइडर, स्कॉर्पियन को रखा, मतलब इंसेक्ट वाली आर्थ्रोपोडा की प्रजातियों को ही इसमें इंसेक्ट रख दिया। इसमें सेगमेंटेड एनिमल को इन्होंने एनालिडा में रखा। आगे बात करते हैं लैमार्क एम्फेसाइज। लैमार्क ने किस पे जोर दिया था? लैमार्क एम्फेसाइज यूजिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए उन्होंने मॉर्फोलॉजी का इस्तेमाल किया और इकोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। ही प्रपोज्ड फर्स्ट थ्योरी, यहां पे ध्यान रखेंगे, फर्स्ट थ्योरी बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने इवोल्यूशन की पहली थ्योरी दी, फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये कहते हैं बेस्ड ऑन किसके ऊपर थी? बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने बात किया था। और किसने बात किया था? ये बात लैमार्क ने किया था। हम आगे बात करते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। अब ये डार्विन साहब कौन थे? तो डार्विन, इवोल्यूशन में हमने लैमार्क के बारे में और बात किया है जो अगली यूनिट में है ना, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ये तो केवल हम हिस्टोरिकल रिव्यू पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल रिज्यूम्स देख कर रहे हैं कि इन लोगों ने किस किस तरीके से टेक्सोनॉमी में अपनी भागीदारी निभाई है। ठीक, कैसे हो? चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन की बात कर लेते हैं कि ये चार्ल्स डार्विन ने किन बातों पे क्या बोलते हैं, पोस्ट लीनियस एरा में चार्ल्स डार्विन की बात कर लेते हैं। जैसे पहला हम लोगों ने पढ़ लिया लीनियस का, पहला हमने पढ़ लिया लैमार्क का, अब हम चार्ल्स डार्विन को देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, इनकी पूरी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड थी। उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सर्वाइव करेगा प्रकृति उसी को सेलेक्ट करेगी, जो सर्वाइव नहीं करेंगे प्रकृति उनको सेलेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ही पब्लिश्ड
अ बुक, इन्होंने अपना बुक प्रस्तुत किया था, उसका बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ना। और कब इन्होंने ये बुक दिया था? ये बुक इन्होंने पब्लिश किया था 1859 में, मतलब 1959 में। अगली बात करते हैं, हैकल की बात कर लेते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। हैकल इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोटिस्टा, और ये थर्ड किंगडम था, तीसरा किंगडम। जैसे लीनियस साहब जो थे उन्होंने प्लांट किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया दिया, तीसरा किंगडम आपके हैकल साहब ने दिया। तो हैकल को हम लोग कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, तो दीज आर द फादर ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तीन किंगडम इन्होंने दिया था, पहला किंगडम तो तीसरा किंगडम इन्होंने दिया था, पहला किंगडम तो पहला और दूसरा लीनियस ने दे दिया, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया, और तीसरा किंगडम इन्होंने दिया था हैकल ने, और चौथा किंगडम कोपलैंड ने दिया था, उनके बारे में यहां बात नहीं हुई है। आगे ही वाज गिवन फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक ट्री हम कह सकते हैं, जैसे एक छोटा सा हम फैमिली ट्री बना लेते हैं, फैमिली ट्री कर लेते हैं, फैमिली ट्री। तो या तो हम ऐसे कह दें कि कार्डेटा में, अगर कार्डेटा की बात करते हैं, कार्डेटा की बात करते हैं, तो कार्डेटा में आपके आ जाते हैं हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं ये एगनैथा, गनैथोस्टोमेटा। गनैथोस्टोमेटा में आप देख लेते हैं आ जाते हैं आपके पाइसेस, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में हम देख लेंगे तो आ जाते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमेलिया। तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएट होना था, और डिफरेंशिएट इन्होंने करना शुरू किया। तो ये एक फॉर्मेट है, ये फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं है। फाइलोजेनेटिक ट्री किसी एक ग्रुप का देखा जाता है कि फिश जो है वो अलग अलग फिशेस है, जैसे नॉर्मल फिशेस बेसिकली डेवलप हुआ था, फिश के डेवलपमेंट हुए थे आपके एगनैथा से, ठीक है ना। तो अब एगनैथा से फिश बने, तो कई तरह की फिश थी, कार्टिलेजिनस फिश, नॉन कार्टिलेजिनस फिश, मतलब कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, उसके बाद बोनी फिश से एम्फीबिया बना, तो एम्फीबिया में एम्फीबिया से पहले लंग फिश बने। तो ये सब छोटी छोटी बातें इनमें आ गई थी। अब हम हैकल की बात कर लेते हैं। तो हैकल ने फाइलोजेनेटिक ट्री दिया था। फाइलोजेनेटिक ट्री आपको आगे पढ़ने के लिए मिल सकता है, या पीछे सेमेस्टर में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ही वॉज ऑल्सो क्वाइन द टर्म इकोलॉजी। इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था, और क्या दिया था? ऑन्टोजिनी, ऑन्टोजिनी टर्म दिया था, और फाइलोजेनी, फाइलोजेनी, ये सब टर्म इन्होंने दिए थे, और ये सब टर्म हैकल साहब ने दिया था। हम अगर आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, तो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स के, या मॉडर्न सिस्टमैटिक फेज जो लास्ट फेज आया, वो लास्ट फेज जो मॉडर्न सिस्टमैटिक फेज था वो 20th सेंचुरी में दिया गया। दिस इज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। इससे पहले जेनेटिक्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन अब यहां से जेनेटिक्स को भी ध्यान में रखा गया। पैलेंटोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजी को भी ध्यान में रखा गया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को भी ध्यान में रखा गया। यानी बहुत महत्वपूर्ण चीजों को, ये फॉसिल्स यानी जो पुराने हमारे चीजें मिली, जो उसमें क्या बोलते हैं फॉसिल्स के फॉर्म में, जीवाश्म के फॉर्म में, उनको भी हम टेक्सोनॉमी में कंसिडराइज किए, जिसके वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्मों के नाम बदले, ठीक है, उनको उनके ग्रुप बदले, उनकी वैरायटीज बदली। आगे इन दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जीन फ्लो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आर आल्सो कंसीडर्ड। और इनके इस मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को ध्यान में रखा। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या था? वह कंसेप्ट जिसमें आपस में जो स्पीसीज ब्रीडिंग कर लेते थे उनको हम एक स्पीसीज के अंतर्गत कंसीडर किए, जीन फ्लो को हम लोगों ने देखा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को देखा, और इन सब सारी चीजों को मॉडर्न कंसेप्ट के अंतर्गत हम लोगों ने कंसिडराइज किया। अब अगला आता है कंटेम्पररी लास्ट पीरियड। जो लास्ट का पीरियड था वो कंटेम्पररी पीरियड था। कंटेम्पररी पीरियड में क्या क्या बातें आई, ये भी
20th सेंचुरी में आपके मॉडर्न कंसेप्ट आए। 20th सेंचुरी का जो लास्ट था, लास्ट यानी 21st सेंचुरी का जो स्टार्टिंग था और 20th सेंचुरी का जो लास्ट था, उसमें कंटेम्पररी पीरियड को दिया गया, कंटेम्पररी पीरियड रखा, कंटेम्पररी पीरियड उसको माना गया, और उसमें क्लासिफिकेशन जो दिए गए वो किन किन चीजों के ऊपर बेस्ड थे उसको देखते हैं। इन दिस पीरियड यूजिंग इंटीग्रेटेड एंड डाटा रिच अप्रोच ना, इसमें हम लोगों ने डाटा रिच अप्रोच यानी डाटा को ध्यान में रखा और इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात किए, हम लोगों ने इसमें मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स की बात किए, साइटोलॉजी की बात किए, कीमोटेक्सोनॉमी, डीएनए की बात कर लिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को इसमें यूज किए, जहां से हम लोगों ने बहुत सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो बहुत सारे डाटा रखे गए हैं, और उन डाटाओं का इस्तेमाल कर करके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का पे काम किया। अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक बायोलॉजी, क्या क्या इसके महत्व रहे हैं, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। देयर आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में इसका इस्तेमाल किया ना, टेक्सोनॉमी का, बायोसिस्टमैटिक्स का इस्तेमाल या ये सिस्टमैटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने की, जैसे हम लोगों ने कह देते हैं कि हम लोग मंकी से पैदा हुए हैं, मतलब हम लोग का इवोल्यूशन मंकी से, बंदर से हुआ है, तो बंदर से कौन सा बंदर, बंदर तो एक दो तो है नहीं, ये न्यू वर्ल्ड मंकी कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी, किन से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, तो हम उनके बारे में जानेंगे। फिर उसमें जो मंकी थे, ओल्ड वर्ल्ड मंकी या न्यू वर्ल्ड मंकी किससे बना, उसके बाद क्या बना, रामापिथेकस बना कि डायोपिथेकस बना पहले, कि होमो हैबिलस बना, होमो इरेक्टस बना, इन सब चीजों का ज्ञान जो है हमको इस सिस्टमैटिक, जब टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं तो हमें ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड द यूनिवर्सल नेम, जैसे हम आज यहाँ पे आम को हम अपने यहाँ आम करें, किसी दूसरे देश में दूसरे नाम से जानते होंगे, लॉयन है, टाइगर है, शेर का अपने यहाँ हम शेर कहते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, तो हर लोगों को हर जगह का नाम अलग अलग है, लेकिन उनको टेक्सोनॉमी के मदद से ही उसको एक यूनिवर्सल नाम मिला, जो पूरे विश्व में उसको उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है, और वो भी उसका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसका नाम दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, फंडामेंटेशन ऑफ द ऑल बायोलॉजिकल स्पीसीज, सभी बायोलॉजिकल स्पीसीज के फंडामेंटेशन के बारे में भी हमको इससे पता चलता है। नेक्स्ट करते हैं टेक्सोनॉमी का यूज करते हैं, तो वेरियस फील्ड में इस टेक्सोनॉमी का यूज हम करते हैं, इकोलॉजी में यूज करते हैं, जेनेटिक्स में यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में हम यूज करते हैं, ये भी इसके इंपॉर्टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसेंशियल कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज लाइक इंडेंजर्ड, इंडेमिक, वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट कंजर्वेशन, इन सारी जगहों पे भी हम इन टेक्सोनॉमी के से हमें ये सब सारी चीजों का पता चलता है। आगे हम करते हैं बात, दूसरा पॉइंट हमारा जो होगा वो है ट्रेंड इन बायोसिस्टमैटिक। अब ट्रेंड इन बायोसिस्टमैटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन कल अभी हमने जितना बताया है उतना एक बार आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अभी हमारे जो चैनल है वो DDB PG कॉलेज के नाम से ये चैनल है यूट्यूब का, इसको आप लोग अगर समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा अगर आपको समझ में आता है तो, क्योंकि MSc के लिए एकमात्र अभी हमको लगता है कि MSc के लिए ये एक चैनल है जिसको हमने MSc के स्टूडेंटों के लिए प्रिपेयर किया है, और MSc और BSc की सारी क्लासेस इस पे, MSc और BSc सेमेस्टर की सारी क्लासेस, सेमेस्टर की सारी क्लासेस इस पे चलेंगी। अगर आप अपने दोस्तों को, अपने लोगों को अगर बताना चाहेंगे तो इस पे बता सकते हैं, और आसानी से, इसका कोई कास्ट नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट ये चीज़ें मिल जाएंगी।
अगर आपको क्लासेस चाहिए कि हमें इसमें कुछ क्लास मिल जाए तो हमारा चैनल, हमारा एप्लीकेशन भी है डीडीबी ट्यूटोरियल के नाम से, डीडीबी ट्यूटोरियल के नाम से, जिसमें बीएससी की सारी क्लासेस और एमएससी की सारी क्लासेस विथ पीडीएफ नोट, विथ पीडीएफ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट मिलेगा, सिक्वेंशियल सारी चीजें मिलेंगी और बहुत ही रीजनल प्राइस पे है, 500 रुपए पे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और सारी क्लासेस अपनी कर सकते हैं। धन्यवाद। माना जाता है स्पीसीज और सबसे बड़े यूनिट को आपको माना जाता है किंगडम, लेकिन किंगडम से भी ऊपर होते हैं जिसको डोमेन कहते हैं, जिसको हम टेक्सोनॉमिकली हर जगह तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो भी टेक्सोनॉमी के ऊपर रखा जाता है, टेक्सोनॉमी में किंगडम के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे देखिए एक बात किया गया है, 2 बेसिक कैटेगरी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के 2 बेसिक कैटेगरी हैं, एक होता है मोनोटाइपिक स्पीसीज, दूसरा होता है पॉलीटाइपिक स्पीसीज। यानी स्पीसीज के 2 कैटेगरीज होते हैं, एक मोनोटाइपिक स्पीसीज होते हैं और एक पॉलीटाइपिक स्पीसीज होते हैं। हम आगे अगर बात करते हैं कि स्पीसीज कैटेगरी में मोनोटाइपिक स्पीसीज क्या है, तो मोनोटाइपिक स्पीसीज दैट डज नॉट हैव एनी सब स्पीसीज और वैरायटी कॉल्ड मोनोटाइपिक स्पीसीज, या मोनोटिपिक भी कहीं कहीं पढ़ेंगे। तो जिनके पास कोई भी, यहाँ ये ध्यान रखेंगे, स्पीसीज के नीचे वैरायटी आती है या सब स्पीसीज आता है, लेकिन जिनमें ना कोई वैरायटी हो ना कोई स्पीसीज, कोई सब स्पीसीज हो, उनको हम मोनोटाइपिक स्पीसीज कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, जैसे अभी होमोसेपियंस मॉडर्न ह्यूमन में ऐसा कोई सब स्पीसीज में इनको नहीं बांटा गया है। ठीक है, तो यहां पे भी बात कर रहा है कि विदाउट एनी टेक्सोनॉमिकल सब डिवीजन। टेक्सोनॉमिकल सब डिवीजन मतलब स्पीसीज में कोई डिवीजन नहीं होगा। दूसरा होता है पॉलीटाइपिक स्पीसीज। पॉलीटाइपिक स्पीसीज क्या है? स्पीसीज दैट इंक्लूड 2 और मोर सब स्पीसीज या वैरायटीज या रसेस ना, इनमें 2 या 2 से अधिक स्पीसीज, वैरायटीज ये सब हो सकते हैं। अगर ऐसा देखने के लिए मिलता है तो वो पॉलीटाइपिक स्पीसीज होंगे। अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो यहाँ पैंथेरा टाइग्रिश कहते हैं, पैंथेरा टाइगर का नाम है। अब इसका देखिएगा ना, बंगाल टाइगर का नाम क्या हो गया? पैंथेरा टाइग्रिश नाम है। ठीक है ना, यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रिस एलाटिका नाम है, किसका नाम है? साइबेरियन टाइगर का नाम है। तो इस तरीके से इनके वैरायटीज बदल गए। यहाँ पे एक ग्रुप और मिल गया, एक ग्रुप और मिल गया। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। अब हम कुछ चीजें हैं जो एडिशनल हैं, एडिशनल में देख लेते हैं। स्पीसीज जो है ये वर्ड जूलॉजी और बॉटनी दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पीसीज की अगर सब स्पीसीज की बात करते हैं, अगर स्पीसीज को बांटा जाता है तो सब स्पीसीज जूलॉजी में और जो वैरायटी है वो बॉटनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, हम देखेंगे फॉर्मा कह सकते हैं या फॉर्म कह सकते हैं, बॉटनी में इस्तेमाल होता है और ये वैरायटी के भी नीचे होता है। जैसे वैरायटी है तो इस वैरायटी के भी बिलो अगर हम देखेंगे तो फॉर्म इस्तेमाल होता है, और रेसेस जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ये इनफॉर्मल है, ये नॉन टेक्सोनॉमिकल है, बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। सब स्पीसीज है क्या, थोड़ा सा ये भी और देख लेते हैं। सब स्पीसीज या इसी को हम इंफ्रा स्पीसीज कह रहे हैं। सब स्पीसीज एनिमल में, इन एनिमल अ टेक्सोनॉमिक यूनिट बिलो द स्पीसीज लेबल showing below the species label showing distinct morphological, genetical, geographical variation but not capable to interbreeding ना, तो उनको कह देते हैं हम सब स्पीसीज। ठीक, तो ये क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल, जियोग्राफिकल
वेरिएशन रहेगा इनके अंदर, लेकिन ये इंटरब्रीडिंग करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस टिपिकल टाइगर सब स्पीसीज है। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस दो है, बंगाल टाइगर के लिए है। पैंथेरा टाइग्रिस एलाइटिका, एल्टिका, ये क्या है आपका साइबेरियन टाइगर इसको कहते हैं। ठीक है, आगे इंफ्रा स्पीसीज स्पेसिफिक कैटेगरीज या इंफ्रा स्पीसीज, या इसी को हम वैरायटी भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग बॉटनी में करते हैं। ये हमारे लिए नहीं है, जूलॉजी के लिए बेसिकली जानते रहेंगे आप लोग, काम आएगा आपको कभी कभी। अब बात करते हैं स्पेसिएशन की। व्हाट इज द स्पेसिएशन? स्पेसिएशन क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज को हम स्पेसिएशन के अंतर्गत रखते हैं कि स्पेसीज नए स्पीसीज के बनने को, प्रक्रिया को स्पेसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। आगे, इन अदर वर्ड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट आफ्टर सम टाइम दे मेक अ न्यू स्पीसीज। किसी वजह से, किसी कारण के वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या कोई परिवर्तन के वजह से पॉपुलेशन के बीच में बंटवारा हो जाए और वो बट के दो अलग अलग वैरायटी उसमें बन जाए, और दो या दो से अधिक भी वैरायटी बन सकती है, तो उनको हम स्पेसिएशन कहते हैं। अगर हम देखते हैं तो चार तरह के बेसिक स्पेसिएशन मिलते हैं, और बेसिकली चार ही देखने के लिए मिलते हैं, और भी हो सकते हैं। चार तरह के स्पेसिएशन है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन और पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन और पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन के आपके चार प्रकार हैं कुल। बारी बारी से हम एक एक स्पेसिएशन को देख लेते हैं। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन क्या है? जियोग्राफिक ना, जियोग्राफिक बैरियर्स आ जाएंगे, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, मतलब कोई पॉपुलेशन उसके बीच में जियोग्राफिक बैरियर कोई आ गया, किसी वजह से पहाड़ आ गए, यानी दो प्लेटों को लड़ने की वजह से अगर पहाड़ बन गया तो वो दो भागों में वो ग्राउंड बट गया, तो एक तरफ दूसरी प्रजाति, मतलब एक ही प्रजाति थी लेकिन क्या हो गए, बढ़ जाने के, माउंटेन आ जाने के वजह से या किसी वजह से उनके बीच में से नदी निकल गई, तो उस नदी के वजह से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। तो एक तरफ दूसरे ऑर्गेनिज्म और रिसोर्सेज की कमी की वजह से दूसरे तरफ दूसरे स्पीसीज डेवलप हो जाएंगे, उसके वजह, उस सेपरेशन के वजह से, जिसको जो लीड करेगा क्या, नए स्पीसीज को। तो ये कहता है जियोग्राफिकल बैरियर, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, सेपरेट अ पॉपुलेशन लीडिंग टू इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन, लीडिंग टू इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन। अब देखिएगा, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जियोग्राफिक बैरियर आ गया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है या रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो जाने के वजह से रिसोर्स एक जाने के पास रह गया, जिसको पास रिसोर्स रह गया वो वैसा ही रह गया। रिसोर्स की कमी होने के वजह से ये क्या हो गए, या रिसोर्स वहां दूसरा रिसोर्स मिल गया, खाने पीने का अधिकता हो गई होगी, जिसके वजह से ये दो अलग अलग स्पीसीज का निर्माण हो गया, ये ए हो गए और ये बी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एलोपेट्रिक स्पेसिएशन हो जाता है। दूसरा बात करते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन अकर इन सेम जियोग्राफिक एरिया, ये भी याद रखिएगा, वहां पे डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया था, यहाँ पे सेम जियोग्राफिक एरिया है। अगर इन सेम जियोग्राफिक एरिया ड्यू टू इकोलॉजिकल नीच पॉलीप्लॉइडी, यानी पॉलीप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम के चेंज के अंदर से, या सेक्सुअल सिलेक्शन या बिहेवियर के वजह से, बिहेवियरल आइसोलेशन के वजह से, मतलब कोई एक पॉपुलेशन है उसमें कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन में बिहेवियरल आइसोलेशन हो गया या सेक्सुअल सिलेक्शन हो गया या प्लॉइडी हो गया, तो एक छोटा सा पॉपुलेशन उसी जियोग्राफिकल एरिया में, एक छोटा सा पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन से धीरे धीरे अलग हो जाता है और अपनी एक नई प्रजाति बना लेता है। जैसे यहाँ पे ये बन जाता है और यहाँ पे बी बन जाता है। तो इस तरह के स्पेसिएशन को हम सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन के अंतर्गत रखते हैं। अगली हेडिंग की बात करते हैं, हमारा सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन का आपको ये दिखाई दे रहा है एग्जांपल, मतलब डायग्रामेटिक मैंने एक व्यूज दिखा दिया है, ये इस तरीके से है, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन क्या है, और इसमें एक इफेक्ट दिखाई देगा, फाउंडर इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म का एक टुकड़ा अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से टूट के अलग हो जाएगा, चला जाएगा अलग, और अलग हो जाएगा, और अलग होके वो अपनी अलग वैरायटीज बना लेता है, यानी यहाँ पे रहता है, यहाँ से हट के अलग जगह पे जाएगा
और क्या करेगा, अपना नया स्पीसीज का निर्माण करता है। तो इसको देख लेंगे, स्मॉल ग्रुप ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन एंड बिकम आइसोलेटेड बट इन्वॉल्व अ स्मॉल फाउंडर इफेक्ट हम दिखा रहे हैं, स्मॉल फाउंडर इफेक्ट मीनिंग द आइसोलेटेड ग्रुप एंड reduce genetic variation due to its small founding population which can derived rapid evolutionary change। ना इसमें से एकदम सिंपल तरीके से समझें, एक लार्ज पॉपुलेशन, इसमें से एक छोटा पॉपुलेशन का छोटा सा एरिया अलग होगा, अलग होके ये तो पॉपुलेशन रह जाएगा ए, और इसके साथ एक नया पॉपुलेशन बन जाएगा जिसका नाम है बी। नए स्पीसीज का निर्माण होगा जो स्पीसीज बी हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, हम ना एक स्पेसिएशन का एक और नोट्स होगा, उसमें हमने संभवतः इसमें हम फाउंडर इफेक्ट हम कहीं पढ़ाए हैं, फाउंडर इफेक्ट को हमने पढ़ा देना है। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन क्या है? पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, इनमें कोई इंटरब्रीडिंग फ्रीली ना, डू नॉट इंटरब्रीडिंग फ्रीली विथ सिलेक्शन डिस्टिंक्ट जोन। द पॉपुलेशन आर एडजस्ट बट डू नॉट इंटरब्रीड फ्रीली, ठीक है, विथ सिलेक्शन, ठीक, एक्टिंग टू द क्रिएट डिस्टिंक्ट जोन ना। ये ऐसे होंगे, ये पॉपुलेशन होगा और इन पॉपुलेशन में कुछ एरिया ये, ठीक, इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद ये पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी बन जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है ना, देखिए, और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस फॉर अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप on the basis of their similarities and dissimilarities. They are placing the group in a hierarchy of category, ठीक है ना। यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वह है, बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे अलग अलग रख दिया जाता है। बेसिकली बातें ये समझ जाएं। आगे बात करते हैं, ये क्लासिफिकेशन कराने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो आवश्यकता ये पड़ी, प्रॉपर रीजन देख लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द एवरी ऑर्गेनिज्म, हमें सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाना आसान नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया जिससे हम सभी ऑर्गेनिज्म को आसानी से पढ़ सकते थे, उसके बारे में जान सकते थे। विदाउट एनी सिस्टम द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। हम अगर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिज्मों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी, सभी ऑर्गेनिज्म एक जगह नहीं पाए जाते थे और वो अलग अलग जगहों पे पाए जाते थे, और अलग अलग जगहों पे पाए जाते थे। अगर उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम उनके बारे में जान नहीं पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म कौन है। आगे, the organism of the past cannot be studied without proper classification। जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे उनको हम नहीं पढ़ सकते क्लासिफिकेशन के बिना, क्योंकि हम थे ही नहीं उस समय, तो हम जानेंगे कैसे। तो उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं, उनके जीन्स का पता चलता है ना, उनके फॉसिल्स का पता चलता है, जिससे हम उनको बता पाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन थे, ऑर्गेनिज्म थे, एग्जिस्ट करते थे। ये क्लासिफिकेशन से ही संभव हो सकता है। आगे बात करते हैं, द क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम अलग अलग ग्रुपों के ऑर्गेनिज्म जैसे हैं, जैसे हम लोगों ने बताया कि जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो मंकी से डेवलप हुए, ठीक है। हमारे क्लोज एंसेस्टर चिंपैंजी थे, ठीक। भागवत पुराण में लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो रैट हैं,
ना। तो ये कैसे पता चलेगा? तो जब तक कोई टेक्सोनॉमिकल डाटा मेरे पास नहीं रहेगा, क्लासिफिकेशन का डाटा नहीं रहेगा, हम ये सारी चीजों के बारे में नहीं बता सकते कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे पूर्वज रहे हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स का भी पता चलता है इससे। आगे, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 3 मेन टाइप्स होंगे, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरीके से किए जा सकते हैं। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम पहला देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए थोड़ा समझते हैं, यहां पे एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा बात हुआ है। देखिएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज 1 or more morphological character, यहां देखिएगा 1 or more morphological character of the organism, ऑर्गेनिज्म के एक या एक से अधिक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ध्यान रखना है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें देखा गया था। और बात करते हैं एरिस्टोटल, पढ़ा था आपने एरिस्टोटल के बारे में। डिवाइड द एनिमल इनटू 2 कैटेगरी, एनिमलों को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एनीमा और एनेमा, इनेमा और एनेमा, एनेमा विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी। आगे प्लिनी की बात करते हैं, इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया, फ्लाइट एनिमल और नॉन फ्लाइट 2 ग्रुप में बांट दिया। आगे बात करते हैं कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस यूज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से ऑफ सेक्स ऑर्गन इनटू 24 क्लास ना। लिनियस ने प्लांट को क्लासिफाई किया और 24 क्लास में क्लासिफाई कर दिया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि तरीका है, और भी है लेकिन अभी इतना आपको जानना है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो उसको और सेल्फ के लेवल पे पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। द सिस्टम अप्लाई सेवरल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ना। इसमें वहां पे 2 या 2 से अधिक लेते थे, यहाँ बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ले सकते हैं। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेवर यूज हैबिटेट एज अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। इसमें नेचुरल सिस्टम में हैबिटेट को नहीं रखा गया, तो किन किन चीजों को रखा गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टडी करने के लिए? तो रखा गया मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को रखा गया, एनाटॉमिकल कैरेक्टर को रखा गया, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर को रखा गया और मॉलिक्यूलर कैरेक्टर को रखा गया क्लासिफिकेशन के लिए। इन सारी चीजों का कैरेक्टरों का हेल्प लिया गया। दिस सिस्टम गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ नेचुरल रिलेशनशिप एंड फाइलोजिनी ना। फाइलोजिनी का मतलब इवोल्यूशनरी, ठीक है ना। नेचुरल रिलेशनशिप और फाइलोजिनी, इन दोनों को इनमें देखा गया। नेचुरल सिस्टम, अ नेचुरल सिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सीडेड प्लांट, हमें प्लांट नहीं पढ़ना लेकिन थोड़ा सा जानेंगे। प्लांट प्रपोज्ड बाई पेंथम एंड हुकर इन 3rd वॉल्यूम, अपनी किताब के 3री वॉल्यूम में, जिसका नाम है जेनरा प्लेंटेरम। ठीक है, जेनरा प्लेंटेरम। इट क्लासिफाइड द सीडेड प्लांट इन 21 सीरीज, याद रखेंगे, देखेंगे 21 सीरीज, जिसमें से 14 डाइकॉट थे और 7 मोनोकॉट थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आप LT का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछेगा। हम आगे बात कर लेते हैं द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही नेचुरल क्लासिफिकेशन के कुछ टॉपिक बचे हुए रह गए, उनको देख लेते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लीनियर नेचुरल। ठीक, आगे बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें मेन बात आप देख लीजिएगा, हम इवोल्यूशन को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
फॉसिल्स प्ले वाइटल रोल, यानी मुख्य रोल जो होते हैं इनमें क्लासिफिकेशन में शो करने वाले वो फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स प्ले वाइटल रोल इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए जो फॉसिल्स होते हैं, मतलब इनमें क्लासिफिकेशन करने के लिए इसके अंतर्गत मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम जो बेसिस मानते हैं वो हम फॉसिल्स को मानते हैं। आगे, इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट फ्रॉम द डार्विन्स बुक, यानी इनके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, जो आधार मिलता है वो डार्विन के बुक से मिलता है। और क्या है बुक का नाम? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनको याद रखेंगे, डार्विन के बुक का नाम पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल ने क्लासिफिकेशन दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन्होंने डार्विन के बुक से ही ये क्लासिफिकेशन सिस्टम का आइडिया, इनको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का आइडिया डार्विन के बुक से ही मिला था, एंगलर और प्रेंटल को। आगे बात करते हैं, इंप्रूव द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर लेटर प्रपोज्ड बाय हचिंसन। ना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे मतलब उसको इंप्रूव किसने किया? तो हचिंसन ने इसको इंप्रूव किया था, ठीक है। आप लोगों को कोशिश है कि देखिए ना, एग्जाम भी आप लोगों के जल्दी हो जाएंगे। जैसे अभी आज जो क्लास चल रही है में तारीख है 11/2026। ठीक है, के दिन ये क्लास चल रही है और आप अपने मतलब थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि मार्च चल रहा है, इस समय मार्च है और आपके एग्ज़ाम 20 अप्रैल से होने की संभावना है, ठीक है। तो 20 अप्रैल से होना है, 4 पेपर है और आपको इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा फास्ट पढ़ भी लें, थोड़ा समझ भी लें इनको। और ये हमारा चैनल नया है अभी, अगर आप लोग इस पे सपोर्ट थोड़ा सा करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल आने वाली पीढ़ियों को हो जाएंगी। आप लोगों को तो जो है वो है ही, एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे यूजी और पीजी की सारी क्लासेस मिलेंगी। यूजी और पीजी की सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आप अपने जो जूनियर होंगे घर के आसपास अगल बगल के लोग, उनको बता देंगे, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो ज़माना है वो बदल रहा है। तो इस बदलते हुए ज़माने के हिसाब से हम भी थोड़ा ऑनलाइन आने की कोशिश किए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा, बाकी जो है वो तो चल ही रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है हायरार्कियल सिस्टम। ये हायरार्कियल सिस्टम क्या है भाई, वो देख लेते हैं। हायरार्कियल सिस्टम देख लेते हैं क्या है। थोड़ा आइडिया मुझको कम है, तो थोड़ा सा ये अपने हिसाब से घूम फिर रहा है। हायरार्कियल सिस्टम क्या है ना, दीज आर टेक्सोनॉमिक रैंक used to classify the living organism in hierarchical system from genera to species, ठीक है ना। तो ये जनरा नहीं होगा, फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज रखेंगे इसको, ठीक है। आगे तो मेजर हायरार्कियल कैटेगरीज। हायरार्कियल कैटेगरीज क्या है, तो कैटेगरीज पहला होता है किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज होते हैं।
अब इसके नीचे क्या होते हैं, यानी हायरार्किकल स्पीसीज के नीचे क्या होगा, तो हमने पीछे बात किया था सब स्पीसीज होगा, और इसमें हो जाएंगे वैरायटीज होंगे और फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए पीछे हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक, टेक्सोनॉमिक वर्सेस नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, ये लास्ट टॉपिक संभवतः होगा, लास्ट ही होगा संभवतः। हाँ, 4 मिनट और लगेंगे। टेक्सोनॉमिक वर्सेस नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, ये देखिए इस पे शॉर्ट नोट आता है आप लोगों को एग्जाम में, शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि इसको करना कैसे है। टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर देखते हैं क्या, टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर अभी हमने पिछले क्लास में, पिछले भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। तो टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर किसको कहते हैं, द टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर आर यूज इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर वह कैरेक्टर होते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। दे मस्ट बी हेरिटेबल, कंसीडर्ड, मस्ट बी हेरिटेबल और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट इनका होता है, मतलब ये जो कैरेक्टर होंगे वो इनहेरिटेबल होंगे और इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट होगा। और इसमें आते कौन कौन है, आते हैं इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, जैसे बॉडी सिमेट्री, बॉडी शेप, बॉडी साइज, पीछे पढ़ा है आपने। दूसरा होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर, ऑर्गन सिस्टम इसके अंतर्गत आते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम। मॉलिक्यूलर में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के सीक्वेंसेस आ जाते हैं। बिहेवियरल में कोर्टशिप आ जाता है, मेटिंग आ जाता है, ये सारे बिहेवियरल्स वो सब आते हैं। इसको आपने एक बार पीछे पढ़ा है, बस हमने इसको थोड़ा सा दे दिया है समझने के लिए। अब बात करते हैं नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, यहां पे देख लेंगे नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर। नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर आर ट्रेड दैट आर नॉट यूज इन that are not used for classification because they are not heritable or are evolutionary significance। ना ये तो हेरिटेबल होते हैं, ना इनका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होता है इन कैरेक्टरों का, इसलिए इन कैरेक्टर को हम नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के अंतर्गत कंसिडराइज करते हैं। नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर हैं कौन कौन से, वेरिएबिलिटी, इन्वायरमेंटल ट्रेड, डेवलपमेंटल ट्रेड, ये सब कौन से कैरेक्टर हैं, ये सब नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। आगे बात करेंगे एग्जांपल ऑफ नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, जैसे बॉडी वेट है और साइज, बॉडी वेट और साइज, किसी का बॉडी वेट ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं कि ये टेक्सोनॉमिकली द पर्सन आर लुकिंग लाइक अ एलिफेंट बिकॉज दीज आर द कैटेगराइज्ड इन द ग्रुप ऑफ एलिफेंट। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ आदमी भी होते हैं हाथी की तरह, लेकिन वो हाथी नहीं हो जाएंगे, ठीक है। साइज बढ़ गई तो वो साइज के हिसाब से उसमें नहीं रख दिए जाएंगे। और कुछ आदमी हो गए छोटे से हैं, इससे छोटे से, ठीक है ना, हमें नहीं बदलिएगा, लेकिन छोटे से हैं तो वो कहते हैं कि वो छोटा सा है चूहा की तरह, तो उसको चूहे वाली कैटेगरी में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सीजनल कलर चेंज, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो समय के हिसाब से परिवर्तन होते हैं, आदमी भी परिवर्तन, तो कलर नहीं चेंज करते, वो खुद ही पूरा बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो सीजनल कलर चेंज, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, तो वो कलर चेंज कर रहे हैं तो उनको दूसरे ग्रुप में नहीं रख देंगे, ठीक है ना। इंजरी रिलेटेड ट्रेट्स, नेक्स्ट है बिहेवियरल रिस्पॉन्स ना, टेम्पररी बिहेवियरल रिस्पॉन्स, ये भी टेक्सोनॉमिक का कैरेक्टर, नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स कंसिडराइज किए जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए, एक दो बार बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये आपको बेसिकली हमारे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ बातें आएंगी तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं, हम उनको दोबारा से कर देंगे। तो डीडीबी पीजी कॉलेज, ये जो डीडीबी लिखा हुआ है, ये डीडीबी ट्यूटोरियल बनारस की एक कोचिंग है और अच्छी कोचिंग है, बीएससी और एमएससी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट क्लासेस मानी जाती है। तो अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन कोई पढ़ ही नहीं, ऑफलाइन कोई पढ़ ही नहीं रहा है, बहुत कम पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमने भी ऑनलाइन आने की कोशिश की है। तो हमने इसको डीडीबी पीजी कॉलेज के नाम से एक चैनल बनाया है, डीडीबी पीजी कॉलेज के नाम से एक चैनल बनाया है। तो आप इसको यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब, चले जाइएगा यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
और कोई दिक्कत आएगी तो उसको उस पर कमेंट कर दीजिएगा, कुछ अच्छी बातें भी कर दीजिएगा, और कुछ आपको गलत लगेगा तो उसको भी बोल दीजिएगा। आगे उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी तो सुधार करने का हमेशा ही पूरा उम्र होता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो कोशिश करिएगा आप लोग उसमें क्या बोलते हैं उसको अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, और कोशिश करिएगा कि हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, जिसके वजह से हम लाइव आके पढ़ा सकें। बाकी अगर आप लोगों को चैनल पे आके पढ़ना होगा तो टीडीपी ट्यूटोरियल का ये जो टीडीपी ट्यूटोरियल है, ये चैनल आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा, और बहुत सस्ता बैच है। खाली 500 रुपए में पूरा 6 मंथ 500 रुपए में पूरा 6 मंथ, 100 रुपया महीना भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। और पूरा पीडीएफ मिलेगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा, पूरी क्लासेस मिल जाएंगी बड़े आराम से, बड़े स्थिर तरीके से। तो जैसा सब लोग बोलते हैं वैसा हम भी बोल देते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस इतना ही मैंने भी सुना है। आगे कुछ और भी करना होता होगा तो उसको आप लोग